नाम सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भारत की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का विस्तृत अध्ययन आरंभ किया था, जिसके तहत हमने संसद के दोनों सदनों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया था, अर्थात उसके सदनों का सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी अर्हताएं क्या है, निरर्हताएं क्या है, विशेषाधिकार क्या है, उनके पास शक्तियां क्या है सदन के पास। इन सभी बातों की पूर्ण रूप से चर्चा हमने कर ली थी, दोनों के कार्यकाल को देखा था तथा अन्य कुछ बातों को भी उसमें शामिल किया था। आज की कक्षा में हम यह जानेंगे कि जो संसद है, जिसका प्रमुख कार्य आपके लिए कानून बनाना है, तो वह कानून किस प्रक्रिया के तहत बनता है, अर्थात संसद किस प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण करती है, किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। विस्तृत रूप से आज हम इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया की कोई कानून कैसे बनाया जाता है। अनुच्छेद 160 से 111 में विधायी प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। संक्षेप में बताया गया है कि कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा। किसी भी प्रकार के नियमों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए संविधान संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 118 में कि वे अपनी कार्यवाही के नियम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पूछा है पेपर में। अनुच्छेद 118 दोनों सदनों को यह अधिकार दे देता है कि वे अपने सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यकता पड़ने पे नियमों को बना सकते हैं। अब विधायी प्रक्रिया क्या है, तो आपके देश के लिए कानून बनाने का एकमात्र कार्य जो संघ सूची के विषय में, समवर्ती सूची विषय में व अवशिष्ट शक्तियों के विषय में है, पूर्ण रूप से संसद को दे दिया गया। प्राथमिक काम है, सबसे प्रमुख काम है। कैसे होता है, तो यह विधेयकों के माध्यम से होता है। विधेयक पहले किसी एक सदन में लाए जाएंगे, वहां से पारित करके उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, तत्पश्चात वहां से भी उसे पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उस विधेयक पे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम और आप कानून कहते हैं। कुछ विधेयक विशेष होते हैं जिनकी प्रक्रिया अलग होती है, जिन्हें प्रारंभ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या सिफारिश के द्वारा ही सदन में पेश किया जाता है, जिन्हें हम आगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि विधेयक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी हर एक की डिटेल। तो विधेयक वह प्रक्रिया है या वह माध्यम है जिससे कोई भी बात संसद में पेश की जाती है तथा वह कानून का रूप धारण कर लेता है। सामान्य रूप से विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरकारी विधेयक, दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सरकारी विधेयक सदन में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सदन में मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक में सरकार की नीतियों का प्रदर्शन होता है, अर्थात सत्तारूढ़ दल कैसे सरकार चलाएगी इसमें वह अपनी बात बताती है, उसकी प्रक्रिया का वह साधन है। गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामलों में विपक्ष के मंतव्य का प्रदर्शन होता है। सामान्य तौर पे सरकार की आलोचना करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए विपक्ष के द्वारा इसे पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक संसद से पारित होने की पूर्ण संभावना रहती है या पूर्ण उम्मीद होती है कि यह पारित हो जाएगा, क्योंकि सदन में सरकार का बहुमत होता है। गैर सरकारी विधेयक के पास होने की उम्मीद काफी कम होती है। सरकारी विधेयक यदि अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उसने ऐसा माना जाता है विधेयक के अस्वीकृत होने पे या फेल हो जाने पे सदन में समझा जाता है कि सरकार का विश्वास खो गया है, सदन में सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया है। इस स्थिति में उसे अपना विश्वास मत फिर से प्राप्त करना होगा या फिर राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। गैर सरकारी विधेयक यदि पारित ना हो पाए या फिर असफल हो जाए तो उसका सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी विधेयक लाने के लिए 7 दिन के पहले नोटिस देना पड़ता है, अर्थात जिस दिन उसको सदन में लाना है उसके एक हफ्ते पहले सदन को सूचित करना होगा कि हम पर्टिकुलर विधेयक ला रहे हैं।
गैर सरकारी विधेयक के संबंध में यह टाइम लिमिट, ये समय अवधि 1 माह है, अर्थात आपको 1 माह पहले बताना पड़ेगा कि हम संबंधित विधेयक को लाना चाहते हैं। सरकारी विधेयक जिस विभाग के द्वारा लाया जाता है वह विभाग उसे बनाता है तथा इसमें विधि विभाग की भी सहायता ली जाती है, उससे भी परामर्श करके इसे पूर्ण किया जाता है। जबकि गैर सरकारी विधेयक को बनाने का दायित्व उसी सदस्य का होता है जो सदस्य उसे सदन में पेश करता है। तो ये थी बातें सरकारी विधेयक व गैर सरकारी विधेयक के संबंध में। अब हम देखेंगे कि प्रक्रिया या श्रेणियों के आधार पर विधेयकों को कितने भाग में बांटा गया है, जिसे आप सामान्य रूप से पिछली कक्षाओं में, कई कक्षाओं में शुरू से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। आज हम हर एक को डिटेल्स में देखेंगे। तो प्रक्रिया के आधार पे या श्रेणियों के आधार पे विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पे हम आज की क्लास में साधारण विधेयक, धन विधेयक व वित्त विधेयक पे चर्चा करेंगे, जबकि संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा उसके अलग भाग अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 18 में करेंगे अगली या आने वाली कक्षाओं में। सबसे पहले देखते हैं साधारण विधेयक क्या होता है। तो साधारण विधेयक की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, बस यह कह दिया जाता है कि वह विधेयक जो धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न हो, अलग हो, साधारण या सामान्य विधेयक कहलाता है। अब देखते हैं साधारण विधेयक सदन में कैसे पेश होता है तथा वह किन प्रक्रियाओं, किन चरणों को होते हुए एक विधि का, एक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। इसके लिए आपको 5 प्रकार के चरणों को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। यही आपकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद विधेयकों को विधि के रूप में परिवर्तित करती है। सबसे पहले होता है प्रथम वाचन, अर्थात प्रथम वाचन में विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उस दिन केवल विधेयक के शीर्षक को पढ़ा जाता है तथा उसके मूल उद्देश्य को बताया जाता है, अर्थात विधेयक का नाम क्या है वह संक्षिप्त रूप में बता दिया जाता है कि इसे क्यों लाया गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार की चर्चा उस विधेयक पे उस दिन नहीं होती। सदन की अनुमति से उसे भारत के राजपत्र अर्थात गजट में प्रकाशित किया जाता है। यदि पेश करने के पूर्व इसे प्रकाशित कर दिया हो तो सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस जो विधेयक को लाया गया है, नाम व शीर्षक बताने के बाद इसकी प्रति उस सदन के सभी सदस्यों को बांट दी जाती है। उसके पश्चात यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। प्रतियां बांटने का आधार यह है कि सभी विधेयक उसे निजी रूप से अच्छे से पढ़ लें, जान लें कि उनमें किन बातों को शामिल किया गया, ताकि आगे आने वाली चर्चाओं में वो इसे अपना मत रख सके, अपनी इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। अब देखते हैं अगला चरण क्या है। द्वितीय चरण में द्वितीय वाचन होता है, जिसमें उस विधेयक के जितने भी उपबंध हैं उन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाता है, गहन रूप से चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत आपको 3 चरणों को पढ़ना है, अर्थात दूसरा स्टेप जो है वो द्वितीय वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत 3 प्रोसेस, 3 और प्रक्रियाएं होती है। क्या है वे, तो देखिए। सबसे पहली प्रक्रिया है साधारण बहस की अवस्था, अर्थात द्वितीय वाचन में जब विधेयक पेश होगा तो इसके सिद्धांत पे, इसके प्रिंसिपल पे चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। उस विचार विमर्श के बाद सदन के पास कुछ विकल्प होते हैं उस विधेयक को लेके, जिनके माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। क्या ऐसे विकल्प हैं जो चर्चा के बाद सदन इस पर लेती है? यह स्वाभाविक चर्चा है, सामान्य सैद्धांतिक चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद सदन 3 विकल्प उपयोग में ला सकता है। सबसे पहला विकल्प है सदन उसी समय तुरंत इसी विधेयक पे चर्चा आरंभ कर दे, डिटेल में उसमें विचार विमर्श करना आरंभ कर दे, या फिर उस तिथि को न करके, उस दिन को न करके किसी अन्य तिथि में चर्चा के लिए इस विधेयक को रख दिया जाए, किसी अन्य डेट को इसको चर्चा के लिए घोषित कर दिया जाए। दूसरा, उस विधेयक को गहन विचार विमर्श के लिए सदन की प्रवर समिति
या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप संसद की कार्यवाही सुनते हैं या फिर पेपरों में पढ़ते हैं तो एक वर्ड आपको बहुत सुनने मिलता है, सेलेक्ट कमेटी। उसके अलावा एक और शब्द आपको सुनने मिलता है, ज्वाइंट कमेटी। तो क्या है ये, आज समझ लीजिए। जब सदन ऐसा चाहे कि जो विधेयक लाया गया है उस पर एक गहन विचार विमर्श होना चाहिए, तो वह जिस सदन में पेश किया गया है वहां के कुछ लोगों को मिलाकर एक समिति बना दी जाती है, जिसे प्रवर समिति कहा जाता है, सेलेक्ट समिति कहा जाता है। यह समिति उस विधेयक पर विचार करेगी। अथवा एक और ऑप्शन होता है कि दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त समिति बना दी जाए, ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी जाए, जो इस पर विचार विमर्श करेगी। ये दोनों शब्द आपने अच्छे से सुने होंगे, क्योंकि कई बार जब सरकार जल्दबाजी में कोई विधेयक लाती है और उस पर तुरंत चर्चा करती है तथा उसकी यह मंशा होती है कि जल्द से जल्द चर्चा पूर्ण करवा के उसे पारित कर लिया जाए, तब विपक्ष के सांसद यह प्रस्ताव रखते हैं, यह सुझाव देते हैं कि इस विधेयक को तुरंत चर्चा न की जाए, इसे गहन चर्चा के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाए। कई ऐसे विधेयक हुए जिन पर विपक्ष ने ये मांग रखी है, लेकिन यह फैसला बहुमत के आधार पर होता है कि यह इस विधेयक के साथ किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का ही है, क्योंकि जितनी भी कार्यवाही संसद की चलती है, सदन की चलती है, उसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का ही होता है। अगला है, जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जाता है उस विधेयक को। मान लीजिए वह विधेयक जो है सीधे तौर पे सार्वजनिक रूप से लोकहित के मुद्दों पे जुड़ा है, जिसमें लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो परामर्श है उसकी आवश्यकता है, तो उसे ओपन कर दिया जाता है, लोगों के समक्ष रख दिया जाता है। कुछ समय के लिए उनके सुझाव आमंत्रित कर लिए जाते हैं, जिन पर बाद में विचार विमर्श सदन के द्वारा होता है। तो ये प्रक्रियाएं थी कि साधारण बहस की अवस्था में किसी विधेयक पे क्या क्या होता है। अब यदि उस पर तुरंत चर्चा हो जाए तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, तो उसमें सीधा विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श के बाद उसमें मतदान आदि करने के बाद वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद उसे पारित करके राष्ट्रपति को भेज देंगे। दूसरा था, जनता की राय जाने के बाद फिर सदन के पास आ जाए, सदन उस पर फिर विचार विमर्श करे, फिर उसे पारित करके भेज दे राष्ट्रपति के पास। बीच के जो दूसरा पॉइंट है, समिति वाला पॉइंट, उसमें क्या होगा, तो उसके लिए बोला गया है अगला स्टेप यही है इसका, समिति अवस्था। अर्थात समिति में विधेयक के प्रत्येक खंड पे विचार से, गहराई से चर्चा की जाएगी तथा समिति अपने सुझाव देगी कि इस विधेयक पे किन बातों को शामिल करना चाहिए तथा किन बातों को हटा देना चाहिए। इसके बाद यह जो रिपोर्ट है, जो समिति की रिपोर्ट है, वो वापस सदन को भेज दी जाती है। बात अब अगले चरण में आएगी, वह है विचार विमर्श की अवस्था। अर्थात जब समिति अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर देती है तो सदन उस पर फिर से चर्चा करेगा और मतदान करेगा। प्रत्येक उपखंडों पे चर्चा होगी और प्रत्येक उपखंडों पे मतदान किया जाएगा। यदि इस समय सदन के किसी सदस्य के द्वारा उस उपखंड में कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाता है और सदन बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है तो उसे विधेयक में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी उस विधेयक के हर एक उपबंध को प्रस्तुत करेंगे, उसमें जो भी संशोधन है उसे प्रस्तावित करेंगे, सदन को बताएंगे कि इस उपबंध के लिए ऐसे ऐसे संशोधन बताए गए हैं, और यदि संसद उसे बहुमत से पारित कर ले तो वे सभी संशोधन विधेयक में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार मतदान व संशोधन के जुड़ने के साथ विधेयक एक नया रूप धारण कर लेता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जो वो मूल रूप से था उससे भिन्न हो जाता है। यहाँ पर विचार विमर्श की अवधि या अवस्था समाप्त होती है तथा द्वितीय वाचन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद विधेयक तृतीय वाचन की अवस्था में जाता है, अर्थात तीसरी बार संसद में पेश होता है, जिसमें विधेयक को केवल स्वीकार या अस्वीकार करने पे चर्चा होती है। केवल यही बात की जाएगी कि विधेयक को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर लें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन पर कोई भी बात नहीं की जाएगी। ये थी तृतीय वाचन। यदि विधेयक यहाँ से पारित हो जाता है तो उसे उस सदन से पारित मान लिया जाता है, अर्थात सदन अपने पूर्ण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर लेता है।
इसके पश्चात वह विधेयक अब दूसरे सदन में जाएगा, वहां की प्रक्रिया देखेंगे। उसे हम चौथे पॉइंट के रूप में जानते हैं, जो कि है विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाना। अब क्या होगा जब विधेयक दूसरे सदन में जाएगा? तो जब पहला सदन विधेयक को अपने बहुमत से पारित कर दे, तो उस सदन का जो अध्यक्ष है इसे दूसरे सदन में भिजवाता है, उसे पारित करने के लिए, उस पर अपनी कार्रवाई करने के लिए। वहां पे क्या होगा? तो वहां पे दूसरे सदन के पास वही 3 विकल्प होते हैं, वह वही, माफ कीजिएगा, जब विधेयक पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन फिर से यही तीनों प्रक्रियाओं को वापस से शुरू करेगा। कौन सी प्रक्रियाएं? तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन। इन तीनों प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का अधिकार उसके पास होता है। उसके बाद इन तीन चरणों को पार करने के बाद दूसरे सदन के पास 3 विकल्प होते हैं कि वह विधेयक के साथ क्या निर्णय कर सकता है। 3 विकल्प के माध्यम से समझिए। पहला, बिना संशोधन के पारित करके पहले सदन को भेजना, अर्थात पहले सदन ने जिस रूप में भेजा है, दूसरा सदन पूर्ण रूप से बिना काट-छांट किए उसी विधेयक को पारित करके वापस उस सदन को भेज दे। दूसरा है कुछ संशोधनों के साथ भेजना, अर्थात उस विधेयक पर विचार विमर्श किया, विचार विमर्श करने के बाद कुछ संशोधन बताए और उन संशोधनों के साथ वापस उस सदन को भेज दिया कि भाई हमारे ये कुछ संशोधन है, आप इन पर विचार विमर्श करिए। तीसरा, विधेयक को अस्वीकार कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब जो 2 पॉइंट, विधेयक को अस्वीकार कर दे, दूसरा सदन चाहे तो पूर्ण रूप से विधेयक को खारिज कर देगा, समाप्त कर देगा, फेंक देगा, उठा करके खत्म कर देगा। ये अधिकार दूसरे सदन को होता है। अगला अधिकार है विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, 6 माह तक उसे ऐसा ही अपने पास पड़े रहने दे, अर्थात कोई कार्रवाई नहीं करेगा, विधेयक वहां पड़ा का पड़ा रहेगा। तो अब क्या होगा? तो यदि पहला सदन उसके संशोधनों को मान ले, या फिर दूसरा सदन पहले सदन को वैसे ही भेज दे जैसा उसने भेजा था, तो इन दोनों स्थितियों में विधेयक पास हो जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा उनकी अनुमति के लिए। लेकिन यदि ऐसी अवस्था हो जाए कि पहले विधेयक जो पहला सदन ने पास करके भेजा है और दूसरे सदन ने उस विधेयक पे कुछ संशोधन बताए जिस पे पहला सदन राजी नहीं हुआ, या फिर दूसरे सदन ने पहले सदन के विधेयक को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया, या फिर दूसरे सदन ने विधेयक को 6 महीने तक पड़े रहने दिया, कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्या होगा? तो इसे गतिरोध की अवस्था बोला जाता है। साधारण विधेयक की गतिरोध की अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है, यदि वह चाहे तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक में उस विधेयक को विचार विमर्श करने के लिए रख सकता है, जिसे हम पिछली क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं, कुछ आगे की क्लास में भी इसे डिस्कस कर लेंगे। अब यदि दोनों सदनों ने विधेयक को पारित कर दिया, तब क्या होगा? तो यदि दोनों सदनों ने सहमति से उसे पारित कर दिया, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति इस पर कैसे अनुमति देंगे, तो इसकी चर्चा हमने राष्ट्रपति के अध्याय में विस्तृत रूप से की थी कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। वह विधेयकों पे अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय ले सकता है। क्या निर्णय लेगा? तो उन्हें 3 कैटेगरी में हमने बांटा था। पहला ये है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देकर उसे अधिनियम बना दे। दूसरा, अपने पास रोककर रख सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास विधेयक रुका हुआ। ध्यान दीजिएगा, रोकने पे 2 टाइप की शक्तियों का प्रयोग होता है। पहली शक्ति है जेबी वीटो, ये सभी प्रकार के विधेयकों पे लगेगा, 2 विधेयक छोड़ के, धन व संविधान संशोधन। उसके अतिरिक्त साधारण विधेयक तथा जितने भी विधेयक हैं सभी पे लग सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति यह बताता ही नहीं कि वह अनुमति दे रहा है कि अनुमति नहीं दे रहा। यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने उसे अपने पॉकेट में रख लिया है, इसीलिए इसका नाम पॉकेट वीटो भी है, अर्थात कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती। दूसरी स्थिति होती है अत्यंतिक वीटो की, जब विधेयक को रोक कर रखा जाता है। लेकिन अत्यंतिक वीटो के लिए केवल 2 ही स्थितियां हैं जब उसे लगाया जाएगा। पहला ये कि अत्यंतिक वीटो उसी विधेयक पर लगेगा जो गैर सरकारी हो या ऐसे सदस्य के द्वारा लाया गया हो जो सरकार में शामिल न हो। दूसरा,
वह स्थिति जब किसी सरकार ने या किसी लोकसभा ने विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो गया है और विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए लंबित है, उस समय जो नई लोकसभा आएगी, नई सरकार आएगी, वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है कि वे उस विधेयक को समाप्त कर दे। ये दो स्थितियां ही हैं जब अत्यंतिक वीटो लगेगा। कब? तो गैर सरकारी विधेयक पे तथा ऐसे विधेयक पे जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो या लोकसभा भंग हो गई हो। माफ कीजिएगा, लोकसभा भंग होने पे तो समाप्त हो जाएगा। ऐसा कंडीशन जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दिया हो, उस समय उस पे वो रोक लगा सकता है, उसे समाप्त कर सकता है नई मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। ये थी बात राष्ट्रपति की स्वीकृति की। तीसरा है वह विधेयक पे कुछ संशोधन बता सकता है, कुछ सुझाव अपनी तरफ से दे सकता है तथा दोनों सदनों को यह बोल सकता है कि वे इस पे पुनर्विचार करें। यदि सदन उसके संशोधनों को मान लेती है या बिना माने वापस इसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है, तो इस अवस्था में राष्ट्रपति बाध्य है कि उसे इसे अधिनियम बनाना पड़ेगा, उसे इसको अधिनियम का रूप देने के लिए वह बाध्य होगा। ये थी बात विधेयकों के पूरी तरह बनने की, कि उसका निर्माण कैसे किया जाता है, किन के चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहली बात वही है कि प्रथम वाचन होगा, जिसमें केवल नाम तथा उसका उद्देश्य बताया जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बाद बैठक स्थगित। द्वितीय वाचन में फिर से उसे प्रस्तुत किया जाएगा, सैद्धांतिक चर्चा होगी तथा यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। क्या तुरंत उस पर चर्चा करें या अन्य किसी तिथि पे चर्चा करें, या फिर प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए, या फिर जनता के लिए उसे प्रकाशित कर दिया जाए, जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाए। यदि वह विधेयक समितियों के माध्यम से समितियों के पास पहुंचता है, समितियां उस पर अपने सुझाव देंगी, जिन्हें वापस सदन में पेश किया जाएगा। उन सुझावों पे पूर्ण विधेयक के संपूर्ण उपबंधों पे चर्चा होगी, मतदान होगा, संशोधन होगा, नया विधेयक का नया रूप प्रस्तुत होगा, जिसे तृतीय वाचन में फिर से पेश किया जाएगा तथा केवल यह डिसाइड किया जाएगा कि उसे पारित करना या नहीं। उसके पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जहां पर फिर से यही प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद दूसरा सदन उस पे चाहे तो उसे पास कर सकता है, संशोधन कर सकता है, या उसे अपने पास रोककर समाप्त करने का प्रयास कर सकता है। तत्पश्चात यदि पास होता है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे चाहे तो स्वीकृति दे दें, चाहे तो रोक के रखें या फिर पुनर्विचार के लिए भी। ये थी प्रक्रिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेंस में भी आपसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए कि आपकी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी कानून कैसे बनता है। अब बात करते हैं अन्य विधेयकों की। दोनों विधेयक अति इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक व वित्त विधेयक। बहुत ध्यान से गंभीरता पूर्वक सुनिएगा, लक्ष्मीकांत का अध्ययन अवश्य कीजिएगा। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, किसी भी बार इनको पढ़ लो, आप कितना भी रट्टा मार लो, कुछ दिन बाद ये कंफ्यूजन क्रिएट करते ही हैं। एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। अति इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत धैर्य पूर्वक बहुत अच्छे से इन्हें समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक क्या है? तो अनुच्छेद 110 में जिन बातों का वर्णन किया गया है वे धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में नहीं है। अनुच्छेद 110 ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो धन विधेयक की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो ऐसे कौन से विधेयक विषय हैं, आइए उन्हें जानते हैं। पहला है कर से संबंधित, अर्थात किसी भी कर को लगाना, किसी भी कर को हटाना, किसी भी कर को परिवर्तित या नियमित करना या निगमित करना, ये सभी अधिकार पहले वाले विषय में शामिल होते हैं। दूसरा है सरकार द्वारा धन लेने वाली विधि में परिवर्तन, अर्थात भारत सरकार कोई भी धन को यदि उधार लेती है और उस उधार लेने के लिए उसने जो विधि बनाई है उससे यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो, वह भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। संचित निधि, आकस्मिक निधि में धन जमा करना, निकासी करना व रक्षा का प्रावधान, अर्थात हम जानते हैं भारत की 3 प्रकार की निधियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संचित निधि होती है, उसमें पैसा जमा करना, उससे पैसा निकालना या फिर उसमें जो धन है उनकी रक्षा के लिए कोई भी नए प्रावधान करना भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है।
संचित निधि से धन का विनियोग करना, अर्थात भारत की संचित निधि से जो भी खर्च हो रहे हैं उन्हें एक विशेष रूप से व्यय करना, एक प्रक्रिया के माध्यम से व्यय करना, जिसे हम सामान्य रूप से इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला है संचित निधि पर व्यय को भारित करना या व्यय को बढ़ाना। भारत की संचित निधि पर किसी नए व्यय को जोड़ना है, अर्थात कुछ ऐसे पैसे हैं जो कि किसी अन्य मद से दिए जा रहे हैं और यदि संसद चाहे कि उन्हें भारत की संचित निधि पर भारित कर दे तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तथा कुछ ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि से ही किए जा रहे हैं, यदि उनमें बढ़ोतरी करनी है तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा संचित निधि लोक लेखा निधि से धन प्राप्त करना या संघ या राज्य के सरकारी लोगों की जांच। तो दोनों बातें हैं, संचित निधि भी शामिल है, लोक लेखा निधि भी शामिल है, जिसमें जितने भी प्रकार के धनों को निकालना है कैसे किया जाएगा तो धन विधेयक के माध्यम से। तथा इसमें एक और शक्ति जोड़ दी गई कि संघ सरकार चाहे तो संघ या राज्य सरकार की सरकारी लोगों की पब्लिक अकाउंट्स की जांच कर सकती है। कौन? तो संसद। किसके माध्यम से? तो धन विधेयक के माध्यम से, जिसकी बात अनुच्छेद 110 में की गई। ये 6 बातें हैं, आपको अच्छे से लाइन वार रटी होनी चाहिए। यहाँ पे सामान्य शब्दों में मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। थोड़े से क्लिष्ट शब्द आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, नोट्स में देखिएगा तो कुछ और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास हुआ है। अब कुछ बातें और देखते हैं जो धन विधेयक में शामिल नहीं है लेकिन पैसों से ही रिलेटेड बात है। क्या है वे? तो उन्हें इसके अपवाद के रूप में जाना जाता है। पहला, किसी जुर्माने या दंड की जो वसूली होती है उससे जो आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता, या जो जुर्माना या दंड आरोपित किया जाता है वो धन विधेयक में शामिल नहीं होता। लाइसेंस, यदि किसी सेवा या लाइसेंस के बदले कोई फीस ली जाती है वह धन विधेयक के अंतर्गत शामिल नहीं होता, अर्थात धन विधेयक के माध्यम से उसे नहीं लगाया जाएगा। स्थानीय निकाय के द्वारा समय समय पे जो कर आरोपित किए जाते हैं वे धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते। स्थानीय निकाय अर्थात आपकी पंचायत, नगरीय निकाय के द्वारा समय समय पे कुछ कर लगाए जाते हैं, जैसे मंडी कर, चुंगी कर, मेले आदि पे कर लगते हैं। ये सब स्थानीय करों में शामिल होते हैं। इनमें जो भी अब परिवर्तन होता है या कर को लगाना होता है, कर हटाना होता है, वे धन विधेयक में शामिल नहीं होते। तो 3 बातें थी जो धन विधेयक में शामिल नहीं है। अच्छे से याद करिएगा, ये 6 पॉइंट ऊपर के, ये 3 पॉइंट नीचे के, यही बस बातें हैं जो आपके दिमाग से स्लिप होंगी, आप भूलेंगे या आप कंफ्यूज होंगे। अब इसके अलावा धन विधेयक पे जो बातें हैं हम पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं, एक रिवीजन मारिए। जैसे क्या कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो हम सीधे तौर पे जानते हैं, अनुच्छेद 109 सीधे तौर पे बोलता है धन विधेयक के निर्धारण का एकमात्र व अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यदि उसने किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया है तो इसकी चुनौती न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में कहीं भी नहीं दी जा सकती, यह उसका अंतिम अधिकार है, अनन्य शक्ति। दूसरा, धन विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक होते हैं, अर्थात इसे केवल और केवल सदन में मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। तीसरी बात, अनुच्छेद 117 में ही धन विधेयक का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में है तथा यह भी कहा गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी कर को समाप्त करना है या घटाना है तो उसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने, धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, लेकिन यदि किसी कर को घटाना है या समाप्त करना है तो उसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब अगली बात देखें कि राज्यसभा को इस विषय में क्या शक्ति प्राप्त है। तो कल जब हम राज्यसभा व लोकसभा की इन शक्तियों का, वित्तीय शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, तब हमने जाना था वित्तीय रूप से काफी कम शक्तियां राज्यसभा को दी गई हैं लोकसभा की तुलना। धन विधेयक के मामले में उसे क्या शक्ति प्राप्त है? तो यदि लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में पहुंचा तो उसके पास एक बाउंड है, एक टाइम लिमिट है कि 14 दिन के अंदर ही उसे उस पर सुझाव देने होंगे, संशोधन करने होंगे, अपनी बात रखनी होगी। यदि 14 दिन में उसने यह काम नहीं किया तो वह उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे राज्यसभा में भेजा था। इसके अलावा यदि 14 दिन के बाद वह चाहे तो अपने संशोधन सुझाव लोकसभा को वापस भेज सकती है।
अब यदि राज्यसभा ने कुछ संशोधन किए, सुझाव भेजे, तो लोकसभा उस पर क्या करेगी? तो तीन बातें। लोकसभा के पास तीन विकल्प है, वो चाहे तो राज्यसभा के संशोधनों सुझावों को मान ले, चाहे तो ना माने, या चाहे तो कुछ सुझाव मान ले, कुछ सुझाव ना माने। तीनों ही स्थिति में लोकसभा उसे पारित कर देगी। अर्थात चाहे राज्यसभा सहमत हो या ना हो तो भी वो पारित है, यदि वह अपनी सुझाव दे और लोकसभा माने या ना माने तो भी वह पारित है। अर्थात अनन्य रूप से, पूर्ण रूप से पूरे के पूरे अधिकार लोकसभा को दे दिए गए धन विधेयक के मामले में। अब राष्ट्रपति की अनुमति का इसमें क्या परिदृश्य या क्या दृष्टिकोण है? तो जैसा हमने कहा 117 अनुच्छेद में बोला गया था कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। तो राष्ट्रपति इस पे क्या क्या निर्णय ले सकते हैं? तो केवल दो, क्या कि उसे स्वीकृति दे या फिर उसे रोक के रखें। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि उन्हीं की अनुमति से इसे लाया गया। तो ये थी बात आपके धन विधेयक की। आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझे होंगे। एक बार नोट्स में और लक्ष्मीकांत में अच्छे से इसे पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे एक और विधेयक की, जो है वित्त विधेयक। यह विधेयक भी पैसों से, सरकार के खजानों से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बात शामिल है, आइए उससे देखते हैं। सरकार के राजस्व या व्यय से जुड़े वे सभी विषय जो अनुच्छेद 110 में नहीं है, वे सभी वित्त विधेयक में शामिल होते हैं। सामान्य तौर पे क्या कहना चाह रहा है? तो जो अनुच्छेद 110 में आपने पैसों से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम देखे, जो भी विषय देखे, चाहे वो कोई एक विषय लागू हो, चाहे कई विषय एक साथ लागू हो जाए, इन सभी विषयों को हटा दीजिए और कोई और ऐसा विषय है जिन पे पैसों से रिलेटेड मामले हैं, तो उसमें वित्त विधेयक शामिल होता है। साथ ही साथ इसमें पैसों से जुड़े प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधान भी जोड़ सकते हैं, तो यह वित्त विधेयक कहलाता है। सीधे तौर पे समझ जाइए, केवल और केवल पैसे से जुड़ा है और अनुच्छेद 110 से जुड़ा है। जिस अनुच्छेद 110 की बातें शामिल है वह विधेयक धन विधेयक हो जाएगा, तथा वह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 की बातें नहीं है, उसके अतिरिक्त बातें हैं, पैसों से ही जुड़ा हुआ है, तथा जिसमें अन्य प्रावधान भी जोड़ दिए गए, वह सामान्य तौर पे वित्त विधेयक कहलाएगा। सभी जो धन विधेयक होते हैं वे वित्त विधेयक होते हैं। अर्थात सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। कहने का क्या मतलब है, इस छोटे से डायग्राम से समझिए। एक बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, ये आपका वित्त विधेयक है, जिसके अंदर एक और छोटा सर्कल है जो आपका धन विधेयक है। कहने का अर्थ है कि धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत ही शामिल होता है, वित्त विधेयक की कैटेगरी में ही आता है। अर्थात धन विधेयक वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो, क्योंकि यहाँ की चीजें अंदर शामिल नहीं है। अब देखते हैं कि वित्त विधेयक का वर्णन कहाँ है तथा इसमें क्या बात शामिल है, कौन कौन से विधेयक होते हैं। तो आपके अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों का वर्णन किया गया है, सामान्य रूप से समझाया गया है कि वित्त विधेयक क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, तीन प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। सबसे पहला वित्त विधेयक आपका धन विधेयक ही होता है, जिसके बारे में, जिनकी बातों का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है कि कौन कौन से विषय धन विधेयक में शामिल होंगे। दूसरा है वित्त विधेयक प्रकार एक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(1) में किया गया, तथा दूसरा वित्त विधेयक है वित्त विधेयक प्रकार 2, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(3) में कहा गया। बहुत सारी चीजें दोनों में कंपैरिजन है, कुछ बिंदुओं में दोनों में भिन्नताएं हैं, अच्छे से समझिए, सीधे सीधे तौर पे रट लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना, समझाना इससे संभव नहीं है, क्योंकि काफी क्लिष्ट विषय हो जाता है और हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आवश्यक भी नहीं है। सामान्य तौर पे समझते जाइए, पॉइंट्स को याद रखिए। वित्त विधेयक एक, जिसका वर्णन 117(1) में है, वो उसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो 110 से बाहर हो, अर्थात कुछ ऐसे बातों को शामिल कर लिया गया जो अनुच्छेद 110 में नहीं आती, वह वित्त विधेयक 1 में कहलाती है। ये दो मामलों में वित्त विधेयक के समान होता है, वित्त विधेयक से समानता रखता है दो बातों में। कैसे? तो पहला यह है कि इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, तथा दूसरा इसे राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। तो याद रख लीजिए, वित्त विधेयक 1, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(1) में किया गया है,
दो मामलों में वित्त धन विधेयक के समान है। क्या है? तो इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा पहले, तथा लोकसभा में यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होगा। इसके बाद क्या बात है? तो राज्यसभा को वित्त विधेयक 1 के मामले में वे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं जो साधारण विधेयक में प्राप्त थे। अर्थात राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, इसे समाप्त कर सकती है, इसे अपने पास रोक सकती है, सभी कार्य वह कर सकती है, पूर्ण रूप से इसमें सभी अधिकार वह रखती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अर्थात यदि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो जाए, दोनों एक दूसरे की सहमति से न चले, उस विधेयक को लेकर आपस में एक मत न हो, तो गतिरोध हो जाएगा, जिसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इसे पास करने के लिए तीनों विकल्प होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति यदि वित्त विधेयक जो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, क्या करेगा उस पर? तो तीनों विकल्प जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, तीनों विकल्प उस पर यूज में आ सकते हैं, उपयोग में आ सकते हैं। अब देखते हैं वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। तो सामान्य तौर पे क्या है? तो संचित निधि पर भारित व्यय जो 110 में ना हो। क्या बोलता है? वे मुद्दे जो संचित निधि में या संचित निधि में जिन बातों को, जिन व्ययों को जोड़ना है, और वो व्यय जिनके बारे में बातें 110 में नहीं है, वे इसमें जोड़ दी गई 117(3) में। ये भी दो बातें हैं जो सामान्य इसमें, जैसे वित्त विधेयक 1 पहला वाला था उससे भिन्न, कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है, अर्थात चाहे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ये वित्त विधेयक के मामले में भिन्न है, उसके पश्चात सारे अधिकार सेम। जैसे राज्यसभा को वित्त विधेयक 2 के मामले में भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जैसे साधारण विधेयक के मामले में प्राप्त थे, जैसे वित्त विधेयक प्रकार के 1 में थे। इसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथा राष्ट्रपति को वित्त विधेयक 2 के मामले में भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो वित्त विधेयक 1 के मामले में प्राप्त थे। एक विशेष महत्व की बात वित्त विधेयक 2 के लिए है, वह यह है कि किसी भी सदन में इसे जब भी चाहे शुरू कर सकते हैं, जब भी चाहे पेश किया जा सकता है, लेकिन जब भी इस पर चर्चा होगी, जब भी इस पे पारित करना होगा, तब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इस पर आवश्यक होगी। अर्थात पेश तो किया जा सकता है, लेकिन चर्चा या पारित करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की या सिफारिश की आवश्यकता होती है। इस मामले में बस यह पहले वाले से भिन्न है। तो ये थी बातें हमारे संसदीय प्रक्रिया की, कि कैसे विधेयकों का निर्माण होता है, विधि का निर्माण होता है, किन किन विधेयकों के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, ये कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। एक विधेयक रह गया है, वह है आपका संविधान संशोधन विधेयक, जिसे पृथक क्लास में समझाया जाएगा। आशा करता हूं यह क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आपने इस प्रक्रिया को समझा होगा। अपनी बुक व अपने नोट्स का अध्ययन अवश्य करिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और है, शायद कुछ लोगों की क्लास के प्रति काफी अरुचि हो गई है, काफी बोझिल हो गई है क्लास उनके लिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ या उन्हें सुझाव देता हूँ कि इसे एक कड़वी दवा की तरह समझिए, तथा जितना भी हो सके प्रयास करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। भले आप पहली बार पढ़ रहे हों तो आपको यह कठिन लगे, ऐसा लगे कि काफी ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, या फिर आप एक बार उन लोगों से विचार विमर्श कर लीजिए जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, पीएससी व व्यापम की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, उन्हें ज्ञात है कि संविधान किस स्तर पे जा चुका है, किस कठिनाइयों पे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा उसका दायरा कितना व्यापक है, कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो प्रयास यही है कि एक बेसिक लेवल से लेकर के एक काफी अच्छे स्तर तक लगभग लक्ष्मीकांत के क्रंच के रूप में आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा यही है कि अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए, आपसे सभी प्रश्न बन जाए, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से रहता है। धन्यवाद।